Good morning, dear students. How are you? क्लास 11th कॉमर्स के सभी बच्चों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बिजनेस स्टडीज की बुक में 8 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। वे चैप्टर अपने आप में यूनिट्स भी हैं, तो अगर हम ये कहें कि हम 8 यूनिट फिनिश कर चुके हैं, 2 यूनिट हमारे पास में अभी बची हुई हैं, दोनों इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना एक बार फिर से चैप्टर नंबर 1 to 8 तक के सभी चैप्टर्स का दोबारा से रिवीजन किया जाए। उसी श्रृंखला में, उसी प्रोसेस में हमने लास्ट वीडियो जो आपके लिए पास किया था वो रिवीजन का वीडियो पास किया था। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ में जो डिस्कशन पॉइंट था वो था इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनका डिफरेंस, बिजनेस का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो अभी आपके पास में वो वीडियो अवेलेबल होगा, आप उसे प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। कुछ ही दिनों में हमारे फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, महीने 2 महीने बाद। तो वी शुड लुक लाइक प्रिपेयर। हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड दिखना है, और प्रिपेयर्डनेस कब आती है? जब हम मेहनत करते हैं। तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और बुक को खोल करके इससे संबंधित जो चैप्टर है उसे आप लोग ओपन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ओपन कीजिए अपनी बुक को और बुक में टॉपिक निकालिए। टॉपिक का नाम है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से है, इस बात को हम लोग जस्टिफाई करेंगे अभी। ठीक है, तो आपने अपनी बुक निकाल ली होगी। और वैसे भी मैं कह चुका हूँ, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखना है तो उस सब्जेक्ट की बुक आपके पास ऑलरेडी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ज़रा इसमें बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से जो भी एक्टिविटी की जाती है वो क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है बेटा प्रॉफिट मोटिव। हम कोई भी काम करें जिसमें हम ये चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को खरीद के लेके जाएं, बाजार में उसे बेचें, तो कुछ हमें फ़ायदा, मुनाफा, लाभ हो जाए। तो ये उद्देश्य हमारा कैसा है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है? दिस इज आवर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की होने के नाते इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरे नंबर पर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब हम गुड्स के अंदर यूटिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, इकोनॉमिक्स में आपने यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के अंदर जो वांट्स सेटिस्फाइंग पावर होती है वो उस गुड्स की क्या होती है? दैट इज कॉल्ड इट्स ए यूटिलिटी। तो बिजनेस में हम लोग यूटिलिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्टों के अंदर। जैसे 3 तरीके से यूटिलिटी जनरेट की जा सकती है। पहली है फॉर्म यूटिलिटी। आदमी पैसा क्यों खर्च करेगा? जब उसे किसी भी चीज़ के अंदर यूटिलिटी मिलेगी। तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है?
कि लकड़ी का टुकड़ा है, उससे हमने एक टेबल बना दी। लकड़ी के टुकड़े की कीमत 400 रुपये है और टेबल मिल रही है 2000 रुपये की। तो जब हमने उसके फॉर्म को चेंज किया, दैट विल बी मोर यूटिलिटी हैविंग, तो उसकी वजह से लोग 2000 भी देने को तैयार हैं। तो जब हम चीज़ों के स्वरूप को बदल देते हैं, उसके फॉर्म्स को बदल देते हैं, तो उस फॉर्म्स को बदल देने से हमें क्या मिलता है, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी पता चलती हैं। ये जो एक्टिविटी है हमारी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा है टाइम यूटिलिटी। आपने सुना होगा कि पुराना चावल ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है, तो लोग कई कई महीनों तक चावलों को अपने पास में रखते हैं और मार्केट में जब बेचते हैं तो कहते हैं कि ये पुराना चावल है। भाई साहब, पुराना चावल मतलब किसी चीज़ को कुछ लंबे समय तक रख करके जब हम उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश, नया चावल सस्ता बिकेगा और पुराना चावल महंगा बिकेगा। तो यही बात है। तीसरे नंबर पर है बच्चों प्लेस यूटिलिटी। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उसकी अगर कीमत बढ़ रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी में जैसे हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ से हम कंबल ले जाएं तो राज्यों में उनकी उपयोगिता होगी कि नहीं होगी, और उन्हीं कंबलों को अगर हम गर्म राज्यों में ले जाएं, कर्नाटका में ले जाएं, केरला में ले जाएं, तो क्या वो बिकेंगे, शायद नहीं। तो जब हम चीज़ों के स्थान को परिवर्तित कर देते हैं तो उससे उनमें यदि हम उपयोगिता डेवलप करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट है बेटा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करके भी पैसा कमा लेते हैं। मैंने आपसे कोई माल खरीदा, दूसरे को बेच दिया और अपना जो मार्जिन था वो ले लिया। तो इस तरीके से लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बता रहे हैं, ए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसके नाते हमें हमेशा किस बात पर फोकस करना चाहिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना चाहिए। अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत ये ऑब्जेक्टिव्स इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से, सर्वाइवल, हम बिजनेस को लगातार सर्वाइव करना चाहते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन is to survive and exist in the competition market for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover the cost and earn profit। जो हमारे खर्चे आ रहे हैं वो हमारे निकलते रहें और कुछ हमें लाभ मिलता रहे तो हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करेगा कंपटीशन के केस में, और उसे हम सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव कहेंगे, जो हमारा एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है जब हम सर्वाइव करने लगते हैं तो हम फायदे के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्न एडिक्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि उसे पर्याप्त मात्रा में क्या मिलने लगे, प्रॉफिट मिलने लगे। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर प्रॉपर प्रॉफिट होगा तो आप सर्वाइवल भी करेंगे, आप ग्रोथ भी करेंगे, आप एक्सपेंशन भी कर पाएंगे बिजनेस का। तीसरा है बेटा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है
कि आप जहाँ हैं उससे और आगे बढ़ें और ज़्यादा तेज गति से आगे चल पाएँ, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ये भी हमारा एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में बताया जा रहा है कि बिजनेस सोसाइटी में रह करके किया जाता है और सोसाइटी और बिजनेस आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए बच्चों कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को सोसाइटी के अकॉर्डिंग डेवलप करें। यदि कोई बिजनेसमैन बेईमानी करता है, मिलावट करता है, गलत एडवर्टाइजमेंट करता है, सोसाइटी के सेंटीमेंट्स का ध्यान नहीं रखता है, तो क्या वो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या सोसाइटी उस बिजनेसमैन को एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये होता है कि जब हम समाज में बैठे हुए हैं, कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, तो कम्युनिटी के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम सही तरीके से एज अ बिजनेसमैन फॉलो करें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये बता दें बच्चों, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमारे यहाँ जितने पैसे ग्राहक हमें दे रहा है, हम उसे उतने पैसे के अकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी का माल दें, जिससे कि वो ग्राहक संतुष्ट हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और उसे किसी प्रकार की अननेसेसरी पैनिक न हो। सेकंड है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब बिजनेसमैन के द्वारा की जाने वाली अनुचित कार्रवाई। अनुचित कार्रवाई क्या है? वजन कम तोलना, मिलावट करना, रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट करना। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप ग्रोथ और सर्वाइवल की तरफ देख रहे हैं, आप एक लंबे दौर की तरफ देख रहे हैं जहाँ आपको बिजनेस बहुत लंबे समय तक करना है, तो ऐसी स्थिति में आपका काम क्या है? आपका काम है बच्चों कि आप एज ए बिजनेसमैन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस समाज में रह करके आप जितना डेवलपमेंट करेंगे अपने बिजनेस का, उतना इनडायरेक्टली समाज का भला करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि आपको जितना बड़ा बिजनेस करना है उतने ज़्यादा लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आपको इनडायरेक्टली सोसाइटी की सर्विस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे करके उन्हें समाज में एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाएं। फोर्थ पॉइंट है बच्चों सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज। समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गरीबी की समस्या, अशिक्षा की समस्या, भुखमरी की समस्या, और भी बहुत सारी समस्याएं हमको हमारी सोसाइटी में देखने के लिए मिलती हैं। तो हमारा काम क्या है यहाँ पर? हमारा काम है कि हम ऐसे कुछ कार्यक्रम जरूर चलाएं जिससे कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए बिजनेसमैन पूरा कर सकें, कम्युनिटी की हम सेवा कर सकें। हम निःशुल्क डिस्पेंसरी खोल सकते हैं, हम कुछ बच्चों को एडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा कर सकते हैं, तो समाज के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट इसमें जो दिया गया है बच्चों, वो है एवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। हम ये कोशिश करें कि हम पॉल्यूशन को रिमूव करें, मतलब हम ऐसी प्रैक्टिसेस करें बिजनेस में, हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो इको फ्रेंडली हों,
एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल ना हो और लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मिल सकें, क्योंकि पॉल्यूशन में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सरवाइव कर पाएगा। ये मानव सभ्यता के लिए इस समय सबसे ज़्यादा जो बड़ा खतरा है वो पॉल्यूशन का ही है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हमारी क्या काम है हमारा एज ए बिजनेसमैन, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पॉल्यूशन या पॉल्यूशन रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि जो लोग हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन लोगों के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों में कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, सुनिए। पहली जिम्मेदारी बता रहे हैं ये प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें। दूसरा है कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेज एंड सैलरी। उनको हम कॉम्पिटिटिव वेज दे सकें, जो हमारे कंपटीशन में चल रहा है उतना तो हम उसे दें जिससे कि वो संतुष्ट रह सकें। उनको पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का चांस दें, उनको समय समय पर ट्रेनिंग दिलवाएं जिससे कि उनकी नॉलेज जो है हमारे कर्मचारियों की वो अपलिफ्ट हो सके। एम्प्लॉइज को हम पीर रिकॉग्निशन दिलवाएं। पीर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जो हमारे साथी हैं, जो उसके साथी हैं एम्प्लॉय के, उनके बीच में अगर हमारे एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा किया है तो हम उसे ये सिखाएं कि देखिए इन्होंने ये अच्छा किया है, उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मोटिवेट होंगे और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो भी उसका भी मोरल हाई होगा। फिर इसके अलावा स्पेशल बेनिफिट्स जो हैं जैसे हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन, इनको भी देने का काम हम लोग करें। तो अभी मैंने आपको अभी तक जो डिस्कशन किया है बच्चों, वो आज के जो लेक्चर है उसमें एक तो हमने बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने 3 बातों पर डिस्कशन किया। पहला पॉइंट था हमारा प्रॉफिट मोटिव, दूसरा था यूटिलिटी क्रिएशन, तीसरा था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए इस वीडियो में, जिसमें पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसके 3 बेस बताए गए, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। सोशल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए गए, 5 सोशल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए गए आपके साथ में, जिसमें सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्पेशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि एज ए बिजनेसमैन हमें पॉल्यूशन या पॉल्यूटेड आइटम्स को छोड़ना चाहिए, अवॉइडेंस करना चाहिए उसका। इसके बाद ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ में डिस्कस किए गए, जिसमें हमने कहा कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, अच्छी सैलरी दें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें और बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं जैसे हाउसिंग फैसिलिटी वगैरह, पीर रिकॉग्निशन वगैरह, इन सबको भी हम लोग अवेलेबल करवाएं।
ये जो रिवीजन सीरीज़ हमने आपके लिए शुरू की है, बहुत सोच समझ के की है। बहुत बच्चों की ये समस्या थी कि सर हम किसी कारण से पुराने वीडियोस नहीं देख पाए, या फिर कुछ बच्चों का लेट एडमिशन हुआ है, तो वो सब बच्चे एक बार फिर से मेन स्ट्रीम लाइन में आ सकें, पढ़ सकें, उनकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें वो पूरी कर सकें। तो इस उद्देश्य से ये वीडियो सीरीज़ शुरू की जा रही है। आप सब लोग इसका फ़ायदा लेंगे। अगर आपका कोई साथी इसे नहीं सुन पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप प्लीज़ उसे इन्फॉर्म कर दें कि बेटा एक बार फिर से रिवीजन शुरू हो गया है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो एक बार फिर से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें फिर से आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।